हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। आज एक नया आगाज होने जा रहा है पूरे यूट्यूब पे कि आज से हम लोग लगातार 16 दिन 16 चैप्टर यानी साइंस का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे 16 दिनों के अंदर। ये क्लासेस आपको डेली सुबह इसी समय पे 6 बजे की टाइमिंग में मिल जाया करेंगी। डेली आपको देखना है क्लास, क्योंकि ये पूरी क्लास एनसीईआरटी बेसिस है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास वो क्लास है जो टू द पॉइंट बात करेगी कि आपको लिखना क्या क्या है, आपको पढ़ना कितना है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, केवल और केवल इतनी बातें कि जितना एग्जाम में आना है उतना हमें पढ़ना है और जितना पढ़ना है उतना एग्जाम में आना है। तो आइए आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैं मनीष शुक्ला डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप लगाइएगा अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी तो। बहुत अच्छा, शानदार। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉमन लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 से 4 बातें मैं वीवीआईपी करके बताऊंगा आपको, जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको बार बार पढ़िएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है, न ज्यादा न कम। तो आइए स्टार्ट करेंगे। अपने सामने जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है? हमारे सामने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा पहला पाठ है, हमारी एनसीईआरटी का पहला पाठ है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर पूरा बेस बनाएगा आपकी केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग बात करेंगे एक एक टॉपिक शानदार तरीके से। सबसे पहली बात आपके सामने क्या लिखी है? आपके सामने एक बात लिखी हुई है क्या कि ऐसे परिवर्तन, ध्यान से देखिएगा, इसमें सारी बातों को ध्यान से देखेंगे हम। ऐसे परिवर्तन जिनके गुणों का निर्माण, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यानी जब कोई चीज आपस में अभिक्रिया करती है तो नए गुण वाला कोई अगर नया पदार्थ बनता है जिसका गुण पुराने पदार्थ के गुण से पूरा भिन्न है, डिफरेंट है, तो ऐसा क्या कहलाता है? चेंज। ऐसा बदलाव क्या कहलाता है? ऐसा बदलाव रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। और इस पाठ में रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। तो एक लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आपको लिखना होगा ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? एक को बोलते हैं अभिकारक और एक को बोलते हैं उत्पाद। हम लोग ऐसे लाइनियां देखते हैं तो इस लाइन के इधर जो कुछ भी लिखा है वो सब का सब क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और इस लाइन के दूसरी तरफ जो कुछ भी चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? उत्पाद कहलाती है। ये तीर क्या बता रहा है कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अभिकारक को इंग्लिश वाले रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं और जबकि उत्पाद को प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। पक्की बात है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपके सामने आ रहा है इसके उदाहरण। क्या क्या उदाहरण हैं इसके? तो भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब के सब क्या हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं।
अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन? ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, इसको कैसे देखेंगे? तो इसके लिए बताया गया 4 पॉइंट आपके सामने। पहली बात कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गैस निकले। हम दिखाएंगे कैसे गैस निकलती है, सब यहां पे हम करके दिखाएंगे आपको। एक एक चीज नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, और इसमें से एक भी लाइन छूटी 100% का मार्क गया। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पीडीएफ होने वाला है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, ठीक है, वहां से मिल जाएगा, या डीएलएस एजुकेशन मंटू सर, दोनों जगह से आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्या है इस अभिक्रिया के बारे में, आगे जानकारी क्या है लिखा है आपके सामने? क्या लिखा है? रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करना। किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तनों का प्रदर्शन किया जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 बातें आपके सामने लिख करके आ रही हैं। कौन कौन सी 2 बातें हैं? सबसे पहली बात कि इसको 2 रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। एक रूप होता है इसका शाब्दिक रूप, शाब्दिक रूप, और एक रूप इसका होता है सिंबल वाला, यानी कि सांकेतिक रूप। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, माने इतना इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट परिभाषा पूछी जाती है इसकी। क्या बोलता है? बोलता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में अगर लिखा जाए तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के नाम से जानी जाती है। जब किसी अभिक्रिया को उसके रासायनिक संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया जाए, द रिएक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? जैसे शब्द समीकरण कैसे लिखा गया? शाब्दिक समीकरण, जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अभिकारक की तरफ हो गया। उत्पाद में क्या है? ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। तो अगर शब्दों के रूप में लिखा जाए तो ऐसी अभिक्रिया शाब्दिक अभिक्रिया या शाब्दिक समीकरण कहलाता है। और जब इसे संकेत के रूप में लिख दें, किस रूप में? संकेत के रूप में, यानी जिंक का संकेत जेडियन, सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत H2SO4, तब जो अभिक्रिया निकल के आती है, तब जो समीकरण बनता है, उसे हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे आपके सामने क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब आ रही है बात रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इसके निरूपण की बात आ रही है आपके सामने, इसके निरूपण की कहानी आ रही है। एक मिनट, ओके। अब देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में बात आ रही है आपसे। किन बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, जो दिमाग में रखना ही रखना है आपके? क्या रखना है दिमाग में भैया? रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि किस रूप में? उसके संकेत के रूप में भैया। कौना रूप में? संकेत के रूप में। अगली बात क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद उसके रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं।
आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा रहेगा सोडियम, बगल में लिखा रहता है यस। यस का मतलब सोडियम ठोस अवस्था में है। लिखा रहेगा आपसे H2O और यहां बगल में लिख देगा यल। यल का मतलब लिक्विड अवस्था में है। और अगर लिख दिया कहीं पे ऐसे H2, अब ब्रैकेट में लिख दिया गैस, तो G फॉर गैसीय अवस्था में है, तो उसकी अवस्था के साथ लिखा जाएगा और उसके संकेत को लिखा जाएगा। अगली बात क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। जैसे ये तीर बनता है तो तीर के ऊपर ही आपको लिखना, हम कई बार लिखा हूं, कैसे लिखते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी गई, इस प्रकार से आप लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी चीज का प्रेजेंटेशन करें, इस प्रकार से अगर हम प्रदर्शित करें, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब अगला पॉइंट आपके सामने शानदार तरीके से आ रहा है। क्या आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन कि किस प्रकार से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। आ गया आपके सामने आज का बेहतरीन सा, लगाएंगे इसको क्या, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपने बहुत ही ध्यान से इसको सुनना है कि कभी भी हम किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले संतुलन किसका किया जाएगा, धातु का। सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, धातु को। दूसरे नंबर पे किसको ध्यान रखेंगे, अधातु को। सबसे पहले धातु, फिर अधातु। तीसरा नंबर किसका आएगा, तो वो आएगा आपके सामने ऑक्सीजन का। और सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, तो वो होगा क्या, हाइड्रोजन का। सबसे पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन और तब लास्ट में हाइड्रोजन। जैसे यहां पे एक रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन थोड़ा सा मिस है, इसमें आप क्या करेंगे, Fe3O4 कर लेंगे इसको, Fe3O4। अब देखिए यहां पे Fe है, ये वाटर है, बना रहा है Fe3O4 और हाइड्रोजन। ये क्या प्रोसेस दिया है, अगर आप इसको समझेंगे तो घबरा जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यहां पर सबसे पहले धातु को हम देखेंगे, धातु क्या है, आयरन है, दिख गई। अब आयरन को चेक करेंगे, यहां पर आयरन कई बार है, 3 बार है, यहां कितनी बार है, 1 बार है, इसके बगल में आप 3 लगा दीजिएगा। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि कभी भी संतुलित करते समय हमेशा यहां पर कोई वैल्यू लिखा जाएगा, यहां पर नीचे कोई वैल्यू लिखा नहीं जाता, हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा। एक चीज तो ये दिमाग में रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे शुरुआत करते हैं तो यहां लगा देते हैं, गलत बात। केवल और केवल कहां लगाना है, साइड में लगाना है। तो यहां आयरन कितना है, यहां आयरन कितना है, 3, मैंने लगा दिया आयरन के बगल में 3। अब आयरन दोनों तरफ बराबर हो गया। संतुलित करने का मतलब जितना अभिकारक में कोई चीज हो उतना ही उत्पाद में भी होनी चाहिए। आयरन के बगल में लग गया 3, आयरन यहां भी 3, बात बराबर। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, 4। क्यों मैं ऑक्सीजन को डायरेक्ट देख रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई और अधातु इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ऑक्सीजन का खेल यहां पे 4, तो यहां पर कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल में कितना कर देंगे, 4। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना, 4 दूनी 8, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, तो 4 दूनी 8। यहां पर देखेंगे 2 है, तो इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। पक्की बात है, पक्की बात है। एक रिएक्शन आपके लिए छोड़ रहा हूं, बैलेंस करके दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और बना रहा है क्या, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्लस
वाटर। ये बैलेंस करना है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। बढ़ेंगे हम आगे की ओर। अगला क्या है, अगला देखते हैं। ये बैलेंसिंग करके दिखाया गया है आपको, है ना। रिजल्ट क्या आया, Fe के बगल में 3, वाटर के बगल में 4 और हाइड्रोजन के बगल में 4, यही किया था हमने। होमवर्क को ध्यान से रखिएगा। अब अगली बात आती है आपके सामने, क्या, अभिक्रियाओं के प्रकार। ध्यान से देखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, मैं आपको विशेष प्रकारों के बारे में बता दूं। सबसे पहले संयोजन, सबसे पहले संयोजन, फिर वियोजन, संयोजन, वियोजन। और वियोजन में 3 बातें हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे तापीय वियोजन, एक पढ़ें, इसी को ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वैद्युत वियोजन, इसी को वैद्युत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। यही वियोजन है, यही अपघटन है। अब सबसे पहली बात हमने देखा संयोजन के रूप में, दूसरा देखा वियोजन के रूप में, और तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे विस्थापन के रूप में। किस रूप में, विस्थापन के रूप में। चौथी बात हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन के रूप में, द्विविस्थापन के रूप में। ठीक है। इसके अलावा हम लोग 5वीं बात देखेंगे रिडॉक्स के रूप में, रिडॉक्स के रूप में। और इसी में हम लोग 2 बातें और करेंगे, पहली ऊष्माक्षेपी और फिर ऊष्माशोषी। एक और चीज बच जाएगी इसमें, और उसका नाम क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। इतनी बातें हमें इसमें करनी है। सबसे पहला आपके पास संयोजन, बस याद रखिएगा, जितना बोलूं उतना ही। संयोजन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जब 2, ये लिखा है ए और बी मिले, जब 2 अभिकारी पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करे, 2 या 2 से अधिक हो सकता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करे, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। योग हो रहा है, 2 का मिलन हो रहा है, और जहां मिलन होगा संयोग बनेगा, तब मिलन होगा, ऐसी अभिक्रिया का कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ये बना, जैसे एग्जाम्पल दिया है कोयले का दहन, यानी कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, ये गैसीय अवस्था में है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा भैया। ठीक है। जल का निर्माण, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जो वाटर बनेगा वो कैसा बनेगा, द्रव अवस्था में बनेगा। तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना है, शुष्क चूना है, जब इसको वाटर के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसका जलीय विलयन बनता है। तो जलीय विलयन के लिए क्या लिखा जाता है, AQ लिखा जाता है। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। अच्छा, जब ऐसी कोई अभिक्रिया लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने, तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। मैंने कल आपको YouTube की ही क्लास में जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा था, उसमें मैंने बताया था आपको ऊष्माशोषी का उदाहरण, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। इसके अलावा ऊष्माक्षेपी और कौन हो सकती है, ऊष्माक्षेपी सांस का निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ घरों में हरी साग सब्जियां होती हैं, उनका अपघटन अगर हो रहा है, तो वो भी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। ये लिखा हुआ है यहां पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ
ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बार बार बोलिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के अलावा ऊष्मा भी निकले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बढ़ेंगे आगे की ओर हम। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट करते चल रहे होंगे, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो अब से नोट करना शुरू करिए। वीडियो को रोक रोक करके नोट करिए, लेकिन नोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये पैरामीटर दे रहा है कि आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ये वो क्लास है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल साइंस ही नहीं, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट को सॉल्व कराया जाएगा सिर्फ इस चैनल पे जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। सारे दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर करिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा आपका संयोग बना रहे और हम लोग संयोजन अभिक्रिया दर्शाते रहें। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे आपसे बताया गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में, जरा ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक गैस का दहन, ये प्राकृतिक गैस है मीथेन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, वाटर मिला, और क्या निकली? ऊष्मा। ऊष्मा निकल रही है, और अगर ऊष्मा निकले तो ऊष्माक्षेपी हो गई। ये है ग्लूकोज, यानी ये कौन सी अभिक्रिया दिखाई जा रही है? ये आपकी श्वसन की अभिक्रिया दिखाई जा रही है। हमने ग्लूकोज का शरीर में दहन किया, ऑक्सीजन अंदर लिया था, क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकला? जल निकला। और क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला टॉपिक आता है वियोजन। वियोजन जस्ट उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है वियोजन। वहां दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे थे। यहां क्या होगा कि एक अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, खंडित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। संयोजन में क्या था? ए और बी मिलके सी बना लिया, एकल उत्पाद बनाया। लेकिन वियोजन में क्या है? वियोजन में कहता है कि हम अकेले से कई लोग बनाएंगे। ए से बी और सी बना रहा है, यहाँ पक्की बात है। अब मैंने इसमें 3 टाइप बताई, उसमें ऊष्मीय वियोजन। जब वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हो, ताप की उपस्थिति में हो, तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया तापीय वियोजन कहलाती है। जब यही प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे, और जब विद्युत की उपस्थिति में होगा तो इसे विद्युत वियोजन का नाम दिया जाता है। बढ़ेंगे आगे, दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए, सब पे ऊष्मा लिखा हुआ मिलेगा। ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। देखिए, यहाँ ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा। फेरस सल्फेट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि फेरस सल्फेट का वियोजन कैसा वियोजन है, तो आप बताएंगे सर ऊष्मीय वियोजन है। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैसा वियोजन है, तो ऊष्मीय वियोजन है। एक और आपसे पूछेगा KClO3 का वियोजन बनाता है क्या? KCl बनाएगा और O2 बनाएगा। इसका वियोजन कैसा वियोजन है? ये भी ऊष्मीय वियोजन है। अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, द्वितीयाई 6 ऑक्सीजन। तो ये भी कैसा वियोजन है? ये भी आपका ऊष्मीय वियोजन है। अगला नाम आता है वैद्युत वियोजन का। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन की क्रिया हो तो ऐसा वियोजन क्या कहलाता है? भैया वैद्युत वियोजन कहलाता है। और वैद्युत वियोजन के लिए एनोड और कैथोड नाम की चीजें होती हैं। मैं दिखा दूं आपको जरा एनोड और कैथोड कैसा है। ये देखिए, इसमें एनोड और कैथोड बने हुए हैं।
ये एनोड, ये कैथोड। अगर एनोड और कैथोड लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, विद्युत का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कैसा वियोजन कहेंगे भैया? दैट इज वैद्युत वियोजन कहेंगे इसको। पक्की बात है? पक्की बात है क्या? अगर समझ में आ रही है बात तो एक बार जोरदार थम्स अप लगाइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए, ये मेरे लिए, और बाकी मैं पढ़ाऊंगा इतना सब आपके लिए। जोरदार थम्स अप लगाइए और बोलिए राजी खुशी। आगे चलेंगे। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, उदाहरण आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है? जल का अपघटन। अगर आपसे पूछे जल का अपघटन कैसा वियोजन है, कैसा वियोजन है, तो ये वैद्युत वियोजन है। यहां पर करके दिखाया गया है आपको, यहां करके दिखाया गया है आपको क्या कि जल को जब हम अपघटित करते हैं तो यहां पर लिखा है कि जल जो कि लिक्विड अवस्था में है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया, अपघटित हो गया। एकल अभिकारी पदार्थ से दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वियोजन है, और इसे विद्युत धारा की मदद से किया जा रहा है, इसलिए इसे वैद्युत वियोजन का नाम दिया गया। पक्का समझ में आ गया? बढ़ जाएं? ओके, चलिए अगली बात आपके सामने आती है प्रकाश वियोजन के रूप में। क्या है प्रकाश वियोजन? जरा ध्यान से सुनिएगा। जब वियोजन की क्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जाए? प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए तो ऐसा वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। केवल 2 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, जरा खोल के देखिएगा, जरा देखो रिकॉर्ड में जाकर के देखो। सिर्फ 2 रिएक्शन दी हुई है, एक सिल्वर क्लोराइड का वियोजन और दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। इसमें सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन और ब्रोमीन अलग हो गया। सिल्वर और सिल्वर ठोस अवस्था में, जबकि ब्रोमीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में प्राप्त हुआ। ये वियोजन कैसा वियोजन है? तो भैया प्रकाशीय वियोजन है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। जब आप लोग कोई दवा ले आते हैं, उसमें लिखा रहता है रोशनी से दूर रखें, बच्चों से दूर रखें। रोशनी से दूर क्यों रखने के लिए कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाशीय वियोजन हो सकता है, और अगर प्रकाशीय वियोजन हो गई मतलब अभिक्रिया हो गई, काम करना था कुछ और काम कर जाएगी कुछ और। पक्की बात है? ओके। अब यहां पे उष्मा शोषी का उदाहरण दिया है आपके सामने, ठीक? क्या लिखा है उष्मा शोषी में? जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। लिखा है आपके सामने, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जहां से उष्मा वो खुद एब्जॉर्ब करे, बिना उष्मा लिए अगर अभिक्रिया न हो, बिना विद्युत लिए अगर अभिक्रिया न हो, बिना प्रकाश लिए अगर अभिक्रिया न हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बोलो राजी खुशी। पक्की बात है? बढ़ जाएं आगे। बहुत अच्छा। अब आया है आपके सामने विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वेरी सिंपल आपको, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत है? मैंने बार बार कहा है, के, ना, का, मग, अल, जन, फे, सन, पब, आपको ये याद करना है। ये क्यों याद करना है सर? वेरी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, जब तक इसको नहीं याद करेंगे आप इस अभिक्रिया की पहचान नहीं कर सकते। आपसे डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख के दे देगा, ये अभिक्रिया लिख के दे देगा और पूछेगा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें होता क्या है, जितना ऊपर कोई चीज लिखी है वो उतना ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, और जो जितना ज्यादा अभिक्रियाशील होगी वो कमजोर को दबा देगी। आपने देखा होगा, जिसके अंदर होता है दम वो दूसर का करीब को मारता है, कमजोर आदमी को मारता है।
जो जितना ऊपर रहेगा वो उतना दमदार कहलाएगा, जो जितना नीचे रहेगा वो उतना कमजोर होगा। यानी ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील होते हैं और जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो नीचे वाले को अपनी जगह से हटा देगा। जैसे अगर मैं कहूं पोटेशियम और सोडियम दोनों लिखा है तो ज्यादा क्रियाशील कौन? पोटेशियम, सोडियम को मार के भगा देगा। मैं कह दूं मैग्नीशियम अल्युमिनियम की बात कर लें तो दोनों में ऊपर कौन? मैग्नीशियम, अल्युमिनियम को उसकी जगह से भगा देगा। मैं कह दूं एक जगह लिखा है कैल्शियम, एक जगह लिखा है एसएन यानी कि टीन, तो कौन ज्यादा पावरफुल? कैल्शियम ज्यादा पावरफुल, एसएन को उसकी जगह से भगा देगा। इसके नीचे और है क्या सर? हाँ बच्चा, इसके नीचे और है। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? कॉपर आता है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कॉपर के बाद आपको देखने को मिलेगा Hg यानी कि मरकरी, उसके बाद Ag यानी कि सिल्वर, और इसके बाद अगर कोई आता है तो वो आता है सोना यानी कि Au, और सबसे लास्ट में आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील धातु है। सेकंड कम क्रियाशील धातु सोना है और थर्ड कम क्रियाशील धातु सिल्वर है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, तब आती है कैल्शियम। अब आइए यहाँ पे, यहाँ लिखा है आयरन, यहाँ लिखा है कॉपर। जरा देखिएगा, आयरन ऊपर कॉपर नीचे, दमदार कौन? Fe। ये मिथुन चक्रवर्ती है, अब मिथुन चक्रवर्ती गुंडा लोग को मार के भगा देगा, कॉपर को भगा देगा और उसकी जगह पे खुद चला आएगा, यानी Fe यहाँ आ जाएगा। तो Cu को हटा दिया तो FeSO4 बनाएगा, और जिसको हटाया वो अकेले जाकर के कहीं अपना घर बना लेगा। पक्की बात है। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ये आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। ये स्टैंड है, ये परख नली ली गई, इसमें ये जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये कॉपर सल्फेट है। क्या है ये? कॉपर सल्फेट। इसमें लोहे की कील डाली गई है। जैसे ही लोहे की कील डालेंगे ये हल्का ब्राउनिश कलर लेने लगेगा, और वो ब्राउनिश कलर क्यों ले रहा है? क्योंकि उसमें बन रहा है अब क्या? FeSO4 बन रहा है। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आ रहा है। ये लिखा है लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा, किसकी वजह से? फेरस सल्फेट के कारण होने लगा। ठीक है, राजी खुशी है सब ना? बढ़ते चले। हाँ बाबू, बहुत अच्छा। अब बात कर लेते हैं आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया? जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। कौन सा आयन किसकी ओर जाएगा? जो ज्यादा क्रियाशील होगा उसका आयन कम क्रियाशील की ओर। जैसे मैं कहूं कि अगर लिखा है AB और लिखा है CD, तो क्या बना लेगा? हो सकता है BC के साथ चला जाए और AD के साथ चला आए। तो आपस में ये एक दूसरे का बदला बदली खेल रहे हैं। ये देखिए लिखा है Na2SO2, बल्कि यहां होना चाहिए क्या? Na2SO4। अब बना रहा है BaCl2 के साथ, तब Ba के साथ ये चला गया तो ये बना लेगा क्या? BaSO4। ये देखिए BaSO4। अब यहाँ Na है, यहाँ Cl है, तो दोनों दो दो बार है, इसलिए लिख दिया 2NaCl। ये बन गया क्या? बेरियम सल्फेट, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। पक्की बात है? ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा भैया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? देखिए, प्रकृति में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती रहती हैं। प्रकृति में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती रहती हैं, और उन अभिक्रियाओं में जब ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो, जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रही हो तो ऐसी अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। और इसी रिडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात बताना है भैया हमको कि ये बताइए सर, हम कैसे पहचानेंगे ऑक्सीकरण और कैसे पहचानेंगे अपचयन? तो जब ऑक्सीजन का जुड़ना हो, जब ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन का निकलना हो, निकलना माने माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, निकलना हो, या इलेक्ट्रॉन का निकलना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब ऑक्सीजन का निकलना हो, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बना रहा है Cu। तो आपसे पूछा जाए कैसी अभिक्रिया है, तो बता पाएंगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। जैसे मैं कहूं कि लिखा है जिंक प्लस ऑक्सीजन और बना रहा है जिंक ऑक्साइड, कैसी अभिक्रिया है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ गए क्या? बहुत अच्छा, वाह मेरे शेर। यही बात थी ऑक्सीकरण अपचयन की। कार्बन का ऑक्सीजन से जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना, ध्यान से देखिएगा, अगर हाइड्रोजन जुड़े तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बन गया? बहुत अच्छा। अब आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे इसमें और क्या मिलने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। बस एक ही बात आपसे कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत करिएगा और दूसरी चीज़ नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के मज़ा नहीं आने वाला कुछ भी। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे आपके सामने आ रहा है एक नया कॉन्सेप्ट अपचयन का। देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना मैंने बताया अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ओके। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बना लिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ हो, देखिए यहाँ पर अपचयन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? उपचयन। उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और अगर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स का नाम दे देते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है? एक शब्द आ रहा है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी धातु की वस्तु में, चाहे वो लोहे की धातु की हो, चाहे वो सिल्वर धातु की हो, चाहे कॉपर धातु की हो, किसी भी धातु पे जल और ऑक्सीजन लगातार क्रिया करते रहते हैं, क्योंकि दोनों प्रकृति में, दोनों वातावरण में प्रेजेंट हैं। जो पानी है, जो जल है, वो भाप के रूप में, जलवाष्प के रूप में प्रेजेंट है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो हवा के रूप में प्रेजेंट है। तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर धातु को, उस विशेष धातु को ऊपर एक परत के रूप में जम जाते हैं, और परत का एक अलग से परत का जमना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। आपने लोहे में जंग का लगना देखा होगा, वो लोहे में संक्षारण की क्रिया है। लोहे में जंग का लगना क्या है? संक्षारण की क्रिया है। और इसको किसके रूप में देखा जाता है? ऑक्सीजन के जुड़ने के रूप में। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? तो बताया गया यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
ठीक है। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, इससे धातु के ऊपरी परत कमजोर और संक्षारित हो जाता है। ठीक है, यानी उसके ऊपर एक विशेष परत चढ़ जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत आदि का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? संक्षारण को रोकने का तरीका, क्यों रोकना है? क्योंकि जो संक्षारित वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होता है कि जंग लगने से उनकी पोटेंशियल कम हो जाती है, उनकी ताकत कम हो जाती है, इसलिए उनको रोका जाना है। कैसे रोकते हैं? यशद लेपन से। इसी को एक नाम और देते हैं, क्या? गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? लोहे के ऑपरेटस पे, लोहे के बर्तनों पे जिंक की कोटिंग की जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा, जिससे क्या होता है कि इसके ऊपर जिंक की कोट चढ़ जाती है और वो किसी भी तरीके से लोहा अब जंग उस पे नहीं लगेगा, यानी कि वो धातु अब पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है। और क्या तरीका है भैया? पेंट लगाकर। आपने देखा होगा घरों में जो भी हमारे यहाँ लोहे के बर्तन होते हैं, चाहे वो टीना हो, ड्रम हो, बक्सा हो, लोग सब के ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं ताकि उसमें मूर्छा ना लगे, जंग ना लगे। तो ये सारे तरीके हैं। और इसमें कुछ तरीके हो सकते हैं, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, ये सारे तरीके भी आप अपना सकते हैं लोहे के बर्तनों को, लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए। आगे एक नई चीज आपके सामने दी है, विकृत गंधिता। जरा ध्यान से सुनिएगा विकृत गंधिता को। क्या है विकृत गंधिता? जब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करें? अगर हम बात करते हैं कि विकृत गंधिता, तो जो ऑयली फूड मटेरियल है, जो तेल युक्त पदार्थ है, उन तेल युक्त पदार्थों को अगर हम गर्मी के दिनों में, जैसे आपने देखा होगा, क्या दाल वगैरह खराब हो जाती है जल्दी, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जो तेलउस पदार्थ वाली चीजें हैं, खाने वाली चीजें, उनका खराब होना, उनका स्वाद बदलना, उनका स्मेल या महक बदलना, ये क्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता। क्या लिखा है? वसायुक्त यानी तेल युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, और यही विकृत गंधिता कहलाती है। किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, उपचयन का उदाहरण है। विकृत गंधिता को कैसे रोका जाए? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, एंटीऑक्सीडेंट चीजें मिला दी जाए तो बच सकता है। वायुरोधी बर्तन में रखा जाए, एकदम सील पैक करके रखा जाए तो जल्दी नहीं खराब होगा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, आपने देखा होगा जो कुरकुरे मुरमुरे का पैकेट आता है वो फूला बहुत होता है, मटेरियल उसमें कम होता है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, और ये आसानी से टूटता नहीं है, ये इनर्ट हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। और शीतलन द्वारा अगर फ्रीज वगैरह में डाल दें तो भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस प्रकार से हमने पूरा समीकरण 1 घंटे के अंदर कवर कर लिया है। इसी के बेस पे आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। ये आपको 1 वर्ड में भी मिलेगा, ऑप्शनल वाले भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आप सॉल्व करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।